दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस में मोहब्बत ये जानता ही नहीं। हो दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, दिल तो ये चाहे हर पल तुम्हें हम बस यूं ही देखा करें, मर के भी तुमसे हम ना जुदा हो, आओ कुछ ऐसा करें, मुझ में समा जा, आ पास आ जा, हमदम मेरे हमनसी, दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस में मोहब्बत ये जानता ही नहीं। हो दिल है कि मानता नहीं। नमस्कार साथियों, राम कैंपस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, इंडियन नेशनल हिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया था बौद्ध धर्म, हम लोगों ने पढ़ लिया था जैन धर्म। अब जो बात हम करने जा रहे हैं उसी समय की है। अब जो हम करेंगे वो करेंगे भारत के इतिहास में राजवंशों का उद्भव, भारत के इतिहास में राजवंशों का उद्भव, और हम लोग पढ़ेंगे महाजनपदों के बारे में, महाजनपदों का उदय। साथियों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की इंडियन नेशनल हिस्ट्री। साथियों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज महाजनपदों के बारे में। महाजनपदों के बारे में जब बौद्ध धर्म अस्तित्व में आया, वो बात कब की थी? वो बात थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की। जी हाँ, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत राष्ट्र जो है, भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बट गया। 16 महाजनपदों में बट गया कैसे? जैसे ये सामने आप लोग देख रहे हैं प्रशासनिक इकाइयां, प्रशासनिक इकाइयां, ये इकाइयां आर्यों के समय से भारत के अंदर चलती आ रही थी। आर्यों के समय से इकाइयां जो प्रचलित थी वो थी कुल। सबसे छोटी इकाई थी कुल, सबसे छोटी इकाई थी कुल। कुल का मुखिया होता था कुलपति या गृहपति। दूसरी जो इकाई थी उससे बड़ी वो थी ग्राम। कुल से बड़ी इकाई जो थी वो थी ग्राम। ग्राम का जो मुखिया होता था वो था ग्रामीणी। और इससे जो बड़ी इकाई थी वो थी विश। विश का मुखिया जो होता था वो था विशपति। और उससे बड़ी जो इकाई थी वो थी जन। जन, उसका मुखिया जो होता था वो जनपति होता था, या इसको कई जगह पे गण कहा जाता था, उसका मुखिया गणपति होता था। ये 4 इकाइयां थी प्रमुख रूप से, कुल, ग्राम, विश और जन। वर्तमान में भी इसी टाइप से प्रशासनिक इकाइयां हैं भारत देश में, जैसे कुल है। वर्तमान में सबसे छोटी इकाई की बात की जाए तो वर्तमान में सबसे छोटी इकाई है ग्राम। जैसे ग्राम है, ग्राम से बड़ी इकाई होती है तहसील की, उससे बड़ी इकाई होती है जिले की। उसी तरह ग्राम था, उससे बड़ी इकाई होती थी विश, उससे बड़ी इकाई होती थी जन। वर्तमान में भी इसी तरह से है। उस समय जन जो इकाई थी वो सबसे बड़ी थी। अब धीरे धीरे कुछ समय के बाद जन जो इकाई थी उसका प्रारूप और बढ़ता गया, जनसंख्या बढ़ती गई, राजा के साम्राज्य में विस्तार होता चला गया। अब जन की इकाई जो थी और विस्तारित हो चुकी थी। अब जन को जनपद कहा जाने लगा और जनपद का और विस्तारित रूप हो गया। जनपद को और बड़ा विस्तारित रूप कहा गया महाजनपद। जनपद से जो प्रदेश और विस्तारित हो गया,
जनपद का और विस्तार हो गया। अब जनपद से ये इकाई बन गई महाजनपद। अब भारत देश जो था वो 16 महाजनपदों में बट गया। जैसे ये जनपद हो गया, ये जनपद हो गया, ये जनपद हो गया, ये जनपद हो गया, ये जनपद हो गया। भारत का नक्शा आप लोग देख रहे हैं, ये भारत है 1947 का भारत, भारत की आजादी के बाद का वर्तमान भारत है। लेकिन प्राचीन भारत की बात हम लोग कर रहे हैं। उस समय पाकिस्तान भी भारत के ही अंदर था, अफगानिस्तान भी भारत के ही अंदर था, नेपाल बांग्लादेश भारत के ही अंदर थे। उस समय भारत देश जो है 16 महाजनपदों में बट गया था। एक महाजनपद यहाँ पे, एक महाजनपद यहाँ पे, एक महाजनपद यहाँ पे, यहाँ पे, इस प्रकार भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बट गया था। कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। वो 16 महाजनपद कौन कौन से हैं वो देखो। मगध सबसे पहला महाजनपद मगध, इनकी राजधानी देखनी है और जनपद का नाम देखना है। मगध, इसकी राजधानी थी राजगृह। मगध महाजनपद, राजधानी राजगृह। अंग चंपा, वज्जी, वैशाली, कौशल, श्रावस्ती, काशी, वाराणसी, मल्ल, कुशीनगर, वत्स, कौशांबी, कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, अहिछत्रिया, कांपिल्य, सूरसेन, मथुरा, चेदी, शक्तिमती, अवंती, उज्जैनिया, महिष्मती, मत्स्य, विराटनगर, अस्मक, पोतन, कंबोज, हाटगिया, राजापुर, गांधार, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। गांधार महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला। ये जो आप लाल रंग में देख रहे हैं ये है महाजनपदों के नाम। महाजनपदों की संख्या थी 16। भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। और लाल रंग के आगे ये जो ब्लैक कलर से लिखे गए हैं ये इनकी राजधानियां हैं, महाजनपद और उनकी राजधानियां। ये बात हो गई महाजनपदों की। अब भारत देश जो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था उनकी जानकारी कहां से मिलती है? हाँ, 16 महाजनपदों में भारत बटा हुआ था, लेकिन इस चीज का पता कहां से मिला? भाई ये चीज कहां लिखी मिली है? भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। ये जानकारी कहां से मिलती है? एक तो बौद्ध ग्रंथ से, एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है। दूसरा है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। एक तो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और एक है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। इन दोनों ग्रंथों से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। साथियों, ये तो बात होगी 16 महाजनपदों के बारे में। अब हम लोग शुरुआत करते हैं राजवंशों के बारे में, पढ़ेंगे राजवंशों के बारे में। सबसे पहले हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार द्वारा की गई। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार द्वारा की गई। कब की गई? 544 ईसा पूर्व में की गई। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार द्वारा की गई। जितने भी राजवंश हैं भारतीय इतिहास के अंदर सभी का संस्थापक याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को अपनाया। बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को अपनाया। बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा। बिंबिसार के दरबार में एक राजवैद्य रहता था जिसका नाम था जीवक। उसने महात्मा बुद्ध जी की सेवा के लिए अपने राजवैद्य जीवक को उनकी सेवा में भेजा। अगला क्वेश्चन है, पुराणों में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है। पुराणों में भी जिक्र मिला है बिंबिसार का। पुराणों में इसको कहा गया है श्रेणिक। बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है। 492 ईसा पूर्व में उसकी हत्या कर उसका पुत्र अजात शत्रु शासक बना। 492 ईसा पूर्व में अजात शत्रु जो पुत्र था बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा। अपने पिता की हत्या करके अजात शत्रु गद्दी पर बैठा। अजात शत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था। प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के शासनकाल में हुई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के शासनकाल में हुई। बौद्ध संगीतियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था बौद्ध धर्म के टॉपिक के अंदर। बौद्ध संगीति 4 हुई हैं। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। अगली बात देखें, अजात शत्रु की हत्या कर 461 ईसा पूर्व में उसका पुत्र उदयन गद्दी पर बैठा।
हरियाणा में एक बात कहा करन है कि ठेकरा न ठेकरा त्यार है। जिसा इसने अपना बाप गेली करया उसा इसका गेली बन गया। ठेकरा न ठेकरा त्यार है। इसने अपना पिता की हत्या करके यो गद्दी पर बैठा था। अब इसका जो बेटा था नाम उसका था उदाइन। उदाइन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके वो भी गद्दी पर बैठ गया। अगली बात देखें, उदाइन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र और कुसुमपुर नगर की स्थापना की। उदाइन ने बड़ा बढ़िया काम कराया है। उदाइन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इसने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक एक नगर की स्थापना की और उसी नगर को अपनी राजधानी बनाया। नगर का नाम था पाटलिपुत्र। उदाइन जैन धर्म का अनुयायी था। उदाइन जैन धर्म का अनुयायी था। इससे पहले हर्यक वंश के 2 शासक हुए हैं। बिंबिसार वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके बाद उसका पुत्र अजातशत्रु वो भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अब ये पहला ऐसा शासक हुआ है जिसने जैन धर्म को अपनाया। जैन धर्म का हर्यक वंश का पहला अनुयायी उदाइन। उदाइन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र वर्तमान में बिहार में है। वर्तमान में पटना को ही पाटलिपुत्र कहा जाता था। पाटलिपुत्र को पटना का नाम किसने दिया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रख दिया था। वर्तमान में भी इसका नाम पटना है, बिहार में है। अगला क्वेश्चन देखें, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। अब पितृहंता तो अपे हो गया भाई। पितृहंता मतलब पिता की हत्या करने वाला। पिता की हत्या करने वाला वंश पहले बिंबिसार था, उसकी हत्या कर दी उसके बेटे अजातशत्रु ने। अजातशत्रु की हत्या कर दी उसके बेटे उदाइन ने। अपने पिता की हत्या करके पुत्र राजगद्दी पर बैठता है। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, पिता की हत्या करने वाला वंश। अगली बात देखें, शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की। इसके बाद जो वंश आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की। शिशुनाग ने राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी बदल दी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित की। अब इसने और नई राजधानी बना दी भाई। पाटलिपुत्र तो उदाइन ने बनाई, पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी वैशाली स्थानांतरित की किसने? शिशुनाग ने। वैशाली भी की है वर्तमान में बिहार में है। शिशुनाग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कालाशोक हुआ। शिशुनाग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कालाशोक हुआ। कौन? कालाशोक। शिशुनाग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठा। अगली बात देखें, कालाशोक को पुराणों में काकवर्ण कहा गया है। कालाशोक को पुराणों में काकवर्ण कहा गया है। पुराणों में भी कालाशोक का जिक्र है और पुराणों में कालाशोक को काकवर्ण कहा गया है। कालाशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। अब इसने राजधानी फिर बदल दी। इसके पिता ने शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। अब कालाशोक ने अपनी राजधानी वापिस पाटलिपुत्र को बनाया। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुई। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुई। कब हुई थी? या हुई थी 383 ईसा पूर्व में। 383 ईसा पूर्व में हुई थी। बौद्ध धर्म की 4 सभाएं हुई हैं। 4 में से दूसरी बौद्ध सभा कालाशोक के शासनकाल में हुई। और पहली किसके शासनकाल में हुई थी? पहली हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन हुआ। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन हुआ। कई वंश ऐसे हैं जिनका एक तो संस्थापक याद रखना जरूरी है। तकरीबन हर एक राजवंश का संस्थापक याद करना जरूरी है और कई प्रमुख राजवंश ऐसे हैं जिनका अंतिम शासक भी याद करना बहुत जरूरी है। कई बार पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है कि फलाने वंश का अंतिम शासक कौन हुआ। अगला क्वेश्चन देखें, नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की। अब ये एक प्रमुख राजवंश उभर के सामने आता है, नंद वंश। नंद वंश की स्थापना किसने की? महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ। काफी महत्वपूर्ण वंश हुआ है नंद वंश और काफी महत्वपूर्ण शासक हुआ है घनानंद। आज के वीडियो में इतना ही साथियों। आज हमने किए
भारत के महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपदों में भारत बटा हुआ था। और उसके बाद हमने किया भारत के आरंभिक राजवंश। साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर दो भाई, अपने साथियों के पास, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दो, ताकि औरों का भी भला हो जाए और भी एक आधा क्वेश्चन देख ले में। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो तकरीबन किताब के अंदर सभी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। साथियों, मेरा अनुरोध है कि जो साथी मेरे चैनल के ऊपर पहली बार आया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो साथी पहले से मेरे चैनल के ऊपर है उनसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को शेयर जरूर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।